अब इस पे आते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या लगता है आपको क्या होगा? इस पे क्वेश्चंस आए हैं, इस पे क्वेश्चंस आए हैं आपके WBCS में, तो मैंने देखा है इसका क्वेश्चन। चलो, ये बड़ी एकदम आसान सी कैलकुलेशन है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसको प्लीज आप लोग ना स्टार मार्क करके रखो, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, अब आपको अगर ऑप्शन में दे दिया इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस सब्सिडीज, फिस्कल डेफिसिट प्लस सब्सिडीज, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फाइन। सो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये हो क्या सकता है? इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या, किसकी इंटरेस्ट पेमेंट की हम बात कर रहे हैं? मैम लोन्स। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? जस्ट वेट अ सेकेंड। यस सॉरी, हाँ प्रियश्मिता आप कुछ बोल रहे थे? नो मैम। हाँ, सो ये लोन्स की इंटरेस्ट है। तो देखो अब समझो कि हम लोग लोन्स लेते हैं, तो जो हमारे जो एक्यूमुलेटेड लोन्स है, समझने की कोशिश करो, साल भर साल हम लोन्स ले रहे हैं, तो जो हमारे एक्यूमुलेटेड लोन्स है उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसको हम हटा देते हैं कि चलो उसको हटा दो ताकि हमको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाए। मतलब प्राइमरी से मतलब जो करंट ईयर का है। करंट ईयर का कैसे मिलेगा? करंट एक्सपेंडिचर, करंट रेवेन्यू जो हमको चाहिए। अगर हम इसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड करके रखेंगे, ये जो पहले वाली है, तो यू आर नॉट गेटिंग द करंट सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ कि अभी की क्या पोजीशन है, क्योंकि इसमें पहले के इंटरेस्ट सालाना सालाना जो इंटरेस्ट आपके जुड़ रहे हैं वो एडेड है। तो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूडेड रहता है। प्राइमरी डेफिसिट का एक ये इक्वेशन इसलिए बनाया गया है कि उसमें से इंटरेस्ट हटा दो, जो आपके पहले के जो इंटरेस्ट पेमेंट उसको हटा दो, और हम जो एक फिगर देखेंगे that would give us a picture of the current year, जो actual position है आज के दिन में इस last year की। Is it clear to all of you why we are reducing interest payments? Ma'am, to calculate the deficit of the current year. Yes, मतलब we have to know, यहाँ पे लिख लो, we need, why we need primary deficit? To know the amount of borrowing to know the amount of borrowing on account of current expenditure over what? Over current revenue। मतलब हमको जब करंट एक्सपेंडिचर करंट रेवेन्यू की जो वैल्यू चाहिए, तो पहले का जो एक्यूमुलेटेड लोन्स है उसका इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो एंड यू गेट द बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट, जो करंट ईयर का अभी जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दिस डेट। फॉर दिस रीजन यू रिक्वायर समथिंग कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। क्या? बिकॉज देखो फिस्कल डेफिसिट की जो फिगर होती है ना उसमें ये एडेड रहता है, ठीक है? तो अगर ये एडेड है इसको हमको निकालना है, इसको निकाल देंगे तो प्राइमरी जो अभी जो है सिचुएशन वी गेट इट। अब हम आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है आज की क्लास का, दैट इज योर ट्विन डेफिसिट। तो अब एक बैकड्रॉप में आप लोग के एक ये पिक्चर बन गई होगी कि फिस्कल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एंड प्राइमरी क्या है। तो इससे इसको समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है? ट्विन डेफिसिट नाम से तो आपको समझ में आता है, दो तरह के डेफिसिट है। So twin deficit, as rightly said by Madhurima at the start of the class, it is a combination of fiscal and current account deficit. ठीक है? Fiscal deficit हम लोग पढ़ चुके हैं, we need not do it again, right? Current account deficit है जो अभी हमको पढ़ना है।
तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, किसी को कुछ आइडिया है? एनीबडी? मैम या बोलो। मैम जब कोई कंट्री का एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तब करंट अकाउंट डेफिसिट मान we can think like when export and import are not matching, that there are disbalance. So in this case we can नहीं, say मुझे that थोड़ा सा क्लियरली समझाओ कि थोड़ा सा मेरे को तुम बीओपी बीओटी समझा दो पहले, तो फिर करंट अकाउंट में निकाल लूंगी उसमें से। Ma'am, BOP is a something of is a book of all international transaction between a country with rest of the country, and in this case, the BOT is balance of trade. Those things importer in the importer export, those things are visible. That goes to the BOT. And BOP is not visible. Ma'am, BOT is including to the BOT. I mean, BOT is included to the BOP. BOT is a part of BOP. Okay, I agree. BOP includes BOT. दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ, BOP और BOT में? मैम BOT में BOP में visible और invisible दोनों ही आते हैं, और BOT में just those are visible. क्या है विजिबल इनविजिबल, क्या है मैं वो जानना चाहती हूँ. व्हाट इज विजिबल इनविजिबल? In visible we can say when we export something visible like car, medicine, that's are visible. But when we say the invisible like service, if a teacher is teaching from the foreign and we are just like learning something, that's a service and it's a visible. So ma'am we can say. Okay, I got you, I got it. Okay, fine. ठीक है. तो BOT का फुल फॉर्म क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड. यहाँ पे आप लोग बोल सब सही रहे हो, लेकिन क्लैरिटी मुझे मिसिंग लग रही है. विजिबल मींस गुड्स, सिंपल. कार और ये वो, मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हूँ आपसे. व्हाट इज विजिबल गुड्स, व्हाट इज इनविजिबल सर्विस? विजिबल गुड्स इसलिए है क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं. लैपटॉप, ये कंप्यूटर, सब विजिबल है. इनविजिबल क्या है? जो मैं पढ़ा रही हूँ. You cannot touch that. This is a service which I am giving. Simple definition. Goods are visible. All of you clear? Visible क्या है? Yes ma'am, goods. Visible are goods. And invisible are services. जो भी सर्विसेज है, किसी भी तरह की सर्विसेज है, that is invisible. यही एक definition है. And I am telling you guys, UPSC is not looking for all of that. They want clarity. आप लोग ने कहीं पे बुक में पढ़ लिया, विजिबल इनविजिबल बोलना शुरू कर दिया. सोचो चीजों को, क्या हो सकता है? विजिबल दिमाग लगाओ. विजिबल मतलब तो जो दिखता है, इनविजिबल मतलब जो नहीं दिखता है. सिंपल, यू गेट द डेफिनेशंस. डोंट मग अप थिंग्स. जहां पे हम मग अप करने लगते हैं वहां पे ये क्राइसिस होती है, यू नो, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर नहीं है. एंड आई एम समवन हु ऑलवेज इज बेंट ऑन मेकिंग श्योर कंसेप्ट सही हो. वर्ड इधर उधर होगा चलेगा. अगर आपको अपनी भाषा में भी कोई चीज समझ में आ रही है, आप लिख लोगे अच्छे से. लेकिन अगर चीज नहीं समझ में आई है और हम लर्न करके जा रहे हैं, कभी नहीं लिख पाओगे. ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ माइंड. एनीवेज, देखो, ये जो BOT और BOP है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर UPSC इंडियन इकोनॉमी सिलेबस. ठीक है. BOT इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड योर BOP इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. अब ये दोनों किस लिए हेल्प करते हैं? दोनों आपको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ, यू नो, फाइंडिंग आउट कि आपकी इंटरनेशनली क्या सिचुएशन है. मतलब कि हमारा ट्रेड दूसरी कंट्रीज से कैसा है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितना हम बाहर से पैसा हमको आता है, कितना हम बाहर पैसा भेजते हैं, कितना हम इंपोर्ट करते हैं, कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं. ये सब कुछ हमको BOT और BOP देता है. ठीक है. अब BOT क्या है, जैसे कि अनन्या बोलने की कोशिश कर रही थी, BOT is just simply, all of you remember, BOT is the difference between imports and exports. Simple. इससे एक वर्ड ज्यादा नहीं, इससे एक वर्ड कम नहीं. Balance of trade of any country is the difference between its imports and export. Clear to all of you? Yes ma'am.
yes, only this much, balance of trade, fine. बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से, दैट मींस डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी हो गया, डेफिसिट हो गया, लेकिन बीओटी की भाषा में इसको बोलते हैं अनफेवरेबल, ठीक है। इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू व्हाट डू यू मीन बाय अनफेवरेबल बीओटी, इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट्स ग्रेटर है इंपोर्ट से तो favorable. रेवेन्यू This is your favorable, fine. So BOT is difference between imports and export. Unfavorable is import ज्यादा है और favorable is exports ज्यादा है, simple. अब हम आते हैं BOP पे। अनन्या ने जो बात बोली, BOP में BOT included है, yes. सबसे फर्स्ट पॉइंट BOP का BOT है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। क्या लगता है आपको, BOT बड़ा कॉन्सेप्ट है या BOP? BOP मैम बीओपी BOP, वेरी गुड, क्योंकि BOP के अंदर BOT इंक्लूडेड है। मतलब BOP होता क्या है, BOP इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल आवर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ ऑल आवर इंटरनेशनल, मत लिखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ऑल आवर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम बोलते हैं BOP, ठीक है। तो BOP बड़ा है क्योंकि BOT तो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, लेकिन BOP क्या है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये हम अग्री किए। BOP का जो हमारे जो उसकी मतलब जो उसके अंदर जो सब पार्ट्स है, उसमें BOP में एक पार्ट तो आपका हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा आपका होता है करंट अकाउंट, और थर्ड आपका होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम ये स्टडी करते हैं करंट अकाउंट क्या है, क्योंकि हमको ट्विन डेफिसिट जो प्रॉब्लम है उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जानना है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट, आप लोग नाम से इसको समझने की कोशिश करो, करंट क्या होता है, थोड़ा गेस करो, व्हाट इज करंट? मैम ईयरली एक्सपेंसेस या ईयरली जो चीजें होता है उसको करंट बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। और कोई बताए? एनीबडी एल्स? मैम करंट में मैम, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है शॉर्ट टर्म की, वो हाँ, और आगे कुछ बताओ और एग्जांपल्स। मैम इंटरेस्ट वेजेस जो डे टू डे बेसिस पे होता है वो। वेरी गुड अनन्या, जो हमारे डे टू बेसिस पे है, जैसे कि क्या होता है, करंट अकाउंट में आपका आएगा रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस सुना है हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग की क्लास में किया था। यस मैम। यस, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में आपका ये सब आएगा। देखो, एक तो आपका वो आ जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो BOT का पार्ट है वो उसमें आ जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, ज्यादा है, हम वहां पे कम पैसा भेजते हैं, लेकिन वहां से हमारे पास ज्यादा पैसा आता है। तो ये जो चीजें है, ये जो आपकी नेट क्या बोलेंगे, आपका नेट करेंट ट्रांसफर, नेट इनकम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर, नेट इनकम अब्रॉड एंड BOT, ये सब आपका करंट अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा जो लेन देन है, जितना हम वहां से पाते हैं, जितना हम वहां पे भेजते हैं, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो सब करंट अकाउंट में आ जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में अब क्या बचा, गेस करो क्या बचा कैपिटल अकाउंट में? मैम लॉन्ग टर्म में जो ट्रांसफर होते हैं वो। वेरी गुड, यू ऑल आर गेटिंग द कंसेप्ट। लॉन्ग टर्म मतलब FDI, मैम इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, लोन्स, ठीक है। बाइंग शेयर्स, व्हाट? हाँ, बाइंग शेयर्स फ्रॉम स्टॉक, ये सब इसमें जाएगा। कैपिटल अकाउंट में आपका ये सब चला जाएगा। तो अब क्लैरिटी आ गई करंट और कैपिटल के डिफरेंस में? यस मैम। ये जो लोन्स है, जो वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब इसी में आएगा, कैपिटल में आएगा, ठीक है।
लेकिन रेमिटेंसेस करंट में जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछे इन अ बीओपी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वेशन, remittances will be a part of what, current or capital? What is the answer? Current. Current, yes. FII, foreign institutional investment, FDI, loans, ये किसका पार्ट है? Current or Capital account. मैम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। बस जस्ट दिस क्लिक बस करो। करंट मतलब करंट से रिलेटेड, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, और वहां पे रेवेन्यू किया था तो रेवेन्यू और कैपिटल का जो डिफरेंस है वहां पे, यहाँ पे करंट और कैपिटल का हो जाएगा। जस्ट नेम चेंजेस, द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। क्लैरिटी हुआ सबको? हाँ मैम। Yes, ma'am. अब चलो वापस चलते हैं ट्विन डेफिसिट पे। अब डेफिनेशन नहीं देखना है आपको ट्विन डेफिसिट का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल एंड करंट अकाउंट। फिस्कल समझ चुके हैं हम लोग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, फाइन। करंट अकाउंट डेफिसिट अब यहाँ पे पढ़ते हैं। Current account includes all financial transactions between resident and non-resident entities. It is the money going out for imports, investment, and that is greater than money coming through exports, investment. Did you get the point? All of you got it? अब समझ में आया आपको करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? Yes, ma'am. या करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हो रहा है आपका कि डेफिनेटली इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है, यू कैन जस्ट राइट व्हाट आई टोल्ड यू। इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस हमारी ग्रेटर है, ठीक है। if these kind of, if our current account is in this position, then we can say that yes, we are having a current account deficit which we need to service through different mechanism जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम यही है कि एक साथ हमारी फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट हो गई है। एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट फिस्कल पे ज्यादा काम कर सकती है करंट अकाउंट पे? गवर्नमेंट का ज्यादा काम कहाँ पे होगा? फिस्कल पे। डेफिनेटली, वेरी गुड। करंट पे गवर्नमेंट क्या काम करेगी आप खुद सोचो। गवर्नमेंट डजंट हैव मच टू डू इन करंट अकाउंट डेफिसिट। वी आर हैविंग पीपल गोइंग इंडिया के बाहर, हमारे जाके जो लोग कमा के यहाँ पे पैसे भेज रहे हैं, उस पे गवर्नमेंट ज्यादा क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्या कर सकती है? इट कैन नॉट डू मच। सीएडी में गवर्नमेंट का रोल बहुत रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर वर्क करना है, उसको इस पे वर्क करना है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट? Yes, ma'am. So जब भी आप आंसर लिख रहे हो ट्विन डेफिसिट में, यू कैन वेरी वेल राइट दिस पॉइंट दैट twin deficit is a combination of fiscal deficit and current account deficit, but government has much major role to play in curtailing in reducing the fiscal deficit. The government machinery can play a major role when it comes to fiscal deficit and not CAD. अब हम आते हैं कि ये सब थॉट कहाँ से आया, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट। अभी जो आपका जो फिनेंस मिनिस्ट्री का मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट के हिसाब से द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड स्टैगफ्लेशन, but however India is at a low risk of stagflation owing to its prudent stabilization policies pointing towards a stable economic condition. However, the report points towards a twin deficit problem. ठीक है? So this is the reason why this all started, because of this report, जिसके according जो stagflation है, stagflation क्या होता है? Anybody? Ma'am, it is a situation when zero economic growth and inflation occur simultaneously. मैम स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही हाई होता है। वेरी गुड। मतलब इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग टू अ लेवल, लेकिन इन्फ्लेशन उसको काउंटर कर रहा है। ये स्टैगफ्लेशन जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से बन के मिलता है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो, things are not growing, it is at a stagnant position, and inflation is rise in the price rise, fine.
तो जो पूरा जो इकोनॉमिक सिनेरियो है ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ स्टैगफ्लेशन सिचुएशन. इंडिया में फिर भी ये कुछ हद तक कमा हुआ है because of the monetary policy and the fiscal policy together playing a good role, but still हमारी जो भी condition है, it is more of a kind of a twin deficit. This is the report का summary. इसका major reason all of you are aware. Russia-Ukraine crisis. Yes, ma'am. Yes, definitely. This is the one of the most major reasons जिससे अपनी global supply chain, hamper हुई है. We have been exporting oil, and because of that, oil prices आप देख लो, $100 per barrel की rate चली गई है, ठीक है. And not only India, ये globally है, ठीक है, but जो उसके जो implications है, it is felt everywhere. So India too is facing this, right? And so because of this, the outcome is this twin deficit issue. अब डिस्कस करते हैं what are the reasons. एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. अभी आप लोगों ने देखा है जो ट्विन डेफिसिट के आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं उन लोगों को कुछ रीजन तो पता होगा. मेजर तो है वो सप्लाई चेन एंड ग्लोबल ऑयल प्राइसेस. और बताओ इंडिया के केस में देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि डेफिसिट होने का मतलब क्या है. शुरू में हमने क्या किया था, डेफिसिट हो रहा है तो मतलब अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा है. एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, रेवेन्यू कम है. तो जनरलाइज भी सोचो, अगर ट्विन डेफिसिट हो रहा है तो खर्चा ज्यादा कर रही है सरकार और उसका रेवेन्यू कम आ रहा है. Ma'am, increasing subsidies. Yes, very good. Subsidies. Food and fertilizer subsidies. Very good. So Anubhav and all others, are you trying to get a point? कि जैसे for example, if you are going in the examination, which I don't want all of you to go in this way, but अगर सोचो, अगर by chance हमने नहीं पढ़ के रखा है टॉपिक, ठीक है, तो अगर हमको पता है कि डेफिसिट क्या है, ठीक है, रेवेन्यू का है क्या है, तो हम एक जनरलाइज वे में भी वी कैन थ्रो पॉइंट्स लाइक फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज. दूसरा पॉइंट क्या था, टैक्सेस था. टैक्सेस था, तब टैक्सेस में डेफिनेटली गवर्नमेंट को टैक्सेस कम मिल रहे हैं, तो जनरलाइज आप लिख सकते हो. एक्चुअल केस में एक्साइज ड्यूटीज है द रियल आंसर, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, जस्ट आई वाज टेस्टिंग व्हाट ऑल ऑफ यू हैव ग्रैब्ड, ठीक है. तो देखो मेजर ये है. तो इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक, इफ यू नो इन डेप्थ कि हाँ ये कंसेप्ट क्या है, हम डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो यू कैन राइट it is because of the subsidies, increased subsidies of the government, and the taxes are reduced. The taxes are not to an extent which can take care of the central government and the state government expenditures, and because of that we are having a position of twin deficit. Clear है सबको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ठीक है. ma'am. तो अगर हमारा कंसेप्ट अच्छा है तो even if you don't know the topic, you can hit, you can fetch some marks. Fine. अब हम इसका actual reasons देखते हैं. Take a note of this. जो एक्साइज ड्यूटीज है, जो एक्साइज ड्यूटीज है पेट्रोल एंड डीजल की, हैव बीन डिक्रीज्ड ट्वाइस, ठीक है. इससे रिडक्शन हो गया एक्साइज ड्यूटीज में. अगेन रिडक्शन इन टैक्स मींस डेफिसिट. दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकंड, एज ही सेड अनुभव, फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडीज हैज बीन एडिशन में जो हुआ है उससे ये गैप जो है वाइडन हो गया है. एंड थर्ड, जो ऑयल प्राइसेस है, दिस इज अनदर रीजन. ऑयल प्राइसेस and edible oil and other commodities, right? Because current account deficit के लिए definitely it has to do something with imports and exports, ठीक है. तो generalize भी आप लिख सकते हो that our import bills are more than our exports, ठीक है. तो import ज्यादा होने से क्या होता है, we have to pay more in terms of dollar, ठीक है. और जब इस तरीके से होता है तो आपकी जो रूपी है वो depreciate करती है, ठीक है. And this is not an ideal condition. So for that, we need mechanisms in place. Okay. So all of you have taken this? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ये इंडियन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा? कैसे अफेक्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को? सोचो क्या हुआ है। Can lead to an inflationary situation. मैम ग्रोथ कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़े। ग्रोथ रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन हाई, और मैम अनएम्प्लॉयमेंट होगा मैम। कैसे? मैम मतलब अगर कुछ बढ़ रहा है तो मतलब मैम डिमांड कम हो जाएगी। किस चीज की डिमांड कम हो जाएगी? मैम जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो लोगों को तो डिमांड कम होना चाहिए। पैसे से रिलेटेड कुछ सोचो, आरबीआई की तरफ दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैम पैसे का वैल्यू बढ़ जाएगा मैम। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो रेपो रेट्स इंक्रीज करी जाएगी। रेपो रेट्स क्या है, एनीबॉडी? मैम आरबीआई जिस रेट पे दूसरे बैंकों को उधार देती है, मतलब लोन देती है, वो वेरी गुड। इंटरेस्ट रेट। तो रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, रेपो रेट इंक्रीज होगा, अगर बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसी लोन के लिए, तो इट विल बी पास्ड ऑन टू कस्टमर्स। वो कस्टमर्स से ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। इन दिस वे क्या होगा कि प्रेशर होगा, प्रेशर ऑन बिजनेस पीपल, ऑन एंटरप्रेन्योर्स जो लोन्स लेके काम करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, दे वुड बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट, फाइन, बिकॉज ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस वुड लीड टू कोलैप्स और हैम्परिंग द इकोनॉमी, कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और कुछ सोचो। Even the Indian companies will de-invest in India. राइट, इन्वेस्टमेंट्स हमारी रिड्यूस हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वुड रिड्यूस, और जो है भी वो लोग अपना पैसा पुल कर लेंगे, इंडियन इकोनॉमी से निकाल लेंगे, बिकॉज इकोनॉमी इज इन सच अ क्राइसिस वाली सिचुएशन में है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनफ रिटर्न्स, सो दे विल पुल बैक इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडियन मार्केट, राइट। सो यही आपकी हाँ बोलो मैम, गवर्नमेंट स्कीम्स टर्न ऑयल होने लगेंगे, लाइक मैनिपुलेटेड होने लगेंगे, तो गवर्नमेंट फिर प्रेशराइज हो जाएगी। मींस लोन, जैसे गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है, फिर उसको भी गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो जाएगा रिटर्न करने में। यही दैट इज व्हाट्स इज रेपो रेट इंक्रीज ना। गवर्नमेंट मतलब क्या, आरबीआई रेट्स बढ़ाएगा, यस मैम। ठीक है। अल्टीमेटली यही साइकिल कंटिन्यू होगा ना, ठीक है। सो यू कैन सम अप दैट इन वन पॉइंट, फाइन। अब पॉइंट्स पे आते हैं जो मैं आपको वहां पे समझा रही थी, दिस इज समड अप ओवर हियर। Higher fiscal deficit leads to curtail in the resources available, stresses the repo rates, increase in interest rates affect private investment, जो मैंने business बोला, ठीक है, and it will hamper the economy. And second is current account deficit, ये तो fiscal का हो गया, current का भी देख लेते हैं। Again imports हमारे बढ़ जाएंगे, हाई राइज है, रूपी वीकन हो जाएगा, ठीक है, leading to higher payment in dollars and decrease in reserves. Because अगर वीक रूपी हो जाएगा तो एक डॉलर के अगेंस्ट जहां 80 दे रहे थे वहां उस डॉलर के अगेंस्ट 90 देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा ज्यादा रुपया खर्चा हुआ है, तो दैट इज अ डेफिसिट कंडीशन। सो दिस इज द implications it would be having on the economy which we don't want, right? So इसीलिए जो हम अभी कंडीशन देख रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि गवर्नमेंट इसमें ज्यादा काम नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन दिस, इट हैज टू स्ट्रिक्टली वर्क ऑन रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर टू सी जो इसकी जो जो लार्ज स्केल जो इम्पैक्ट हो रही है इकोनॉमी में उसको रिड्यूस करने के लिए। तो गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। स्टेप्स
क्या हम कर सकते हैं? अगेन सबसे पहला, हेलो मैम। अगेन यहाँ पे सिर्फ टैक्स और रेवेन्यू का ही गेम है, बताओ क्या हो सकता है? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने पिछले वाला स्लाइड का स्नैपशॉट नहीं लिया मैम। एक सेकंड, यस मैम, थैंक यू मैम। गवर्नमेंट को क्या करना है, कैसे टैकल करेगा? अगेन एक्सपेंडिचर टैक्स, रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्या कर सकता है? इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगा? डोमेस्टिक रुपी मैन्युफैक्चरिंग, के वैल्यू को कम कर दे अगर, तो उससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता फाइन। सो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ऑल ऑफ यू अग्री? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे आपका मेक इन इंडिया आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? आत्मनिर्भर भारत, यस मैम। ये सब स्कीम्स आ जाएगी आपकी यहाँ पे। और एक स्कीम है पीएलआई। पीएलआई स्कीम के बारे में सुना है आप लोग ने? किया था हमने पहले। ऑल ऑफ यू आर नॉट स्टडिंग। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यस मैम, सुना है मैम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो ये सब आप एग्जांपल्स डाल सकते हो। Why I'm telling you is that, so whenever you are writing an answer, एक compact answer हो, एक holistic answer हो, you know, to एक examiner को feel हो, you know, कि बच्चे को आता है। So when you are writing it, points में आप add कर दो that we need to curtail on our imports, we need to increase our exports, and for that we have to strictly work on our domestic manufacturing. उस पे हमको मेक इन इंडिया कैंपेन, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भी हमें जो चीजें हैं उसको हमको यू नो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को हमें बूस्ट करना है। एंड एक एग्जांपल आप पीएलआई स्कीम का देख सकते हो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है कि अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी दैट कम प्रोड्यूस ओवर हियर, फाइन, एंड वी वुड गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो उससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरर्स वुड गेट अ काइंड ऑफ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ लेट्स गो टू इंडिया, वहां पे हम बनाते हैं, यू नो, हमको पर यूनिट कॉस्ट भी कम होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव हो जाएगी, एंड इंडिया का जो पर्पस है ऑन द लार्जर स्केल वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है मैम, स्किल इंडिया भी क्या इसमें एग्जांपल में आ सकता है? हाँ, स्किल इंडिया भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्ड अगर रहेगा यूथ तो दे वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर, यू नो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। आराम से आप डाल सकते हो। फाइन। सो दिस इज द लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया है। नीड्स टू कट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कट करना है, कैपिटल नहीं। कैपिटल क्यों नहीं करना है? एनीबडी कैन टेल मी? कोई भी बता दे। एक बार भी ये नहीं बोला कि रेवेन्यू ने सारा एक्सपेंडिचर कट करने का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कट करना है। क्यों? कैपिटल इज लाइक अ ब्लड इन अ बिजनेस या इन अ कंट्री। हाँ, और अगर ब्लड कम हो, For its development for a country. वेरी गुड। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। आप कहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उससे क्या होगा? वहां की जो बेस है, वहां के आसपास का जो काम करने वाले लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको इनकम सोर्स मिलता है, ठीक है। तो वो इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उस ग्रोथ की। तो हम उसको कट नहीं कर सकते, लेकिन रेवेन्यू पे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू, जब भी आप आंसर में लिखो, मेक श्योर यू पुट दिस पॉइंट, we need to cut on our revenue expenditure and not capital expenditure, because we are a growing and a developing nation, right? And in a case of country like India, which a huge population base, we cannot compromise on our capital expenditure because that is the engine of our growth. Clear है सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट है, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ने सजेस्ट किया है रैशनलाइजिंग नॉन कैपेक्स एक्सपेंडिचर। नॉन कैपेक्स एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है। नॉन कैपेक्स होता है नॉन कैपिटल,
तो ठीक है, कभी भी आप देखो नॉन कैपेक्स, डोंट फील ये तीसरा एक्सपेंडिचर कहाँ से आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है नॉन कैपेक्स। नॉन कैपेक्स इज नॉन कैपिटल, तो ये कैपिटल का ऑपोजिट है रेवेन्यू, ठीक है। अगेन सेम चीज, हमको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है, एनीवन? To be practical. वेरी गुड। रैशनलाइजिंग मतलब होता है कि ये देखो कि क्या ज्यादा जरूरी है क्या नहीं। रैशनलाइज ये होता है कि रैशनली एक आपको थॉट लेना है कि भैया ये ज्यादा है, ये इसके बिना भी चल जाएगा, इसको हटा देते हैं, नहीं इसके बिना नहीं चलेगा, इसको रखना पड़ेगा। तो जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें गवर्नमेंट को चेक करना है कि कौन से ज्यादा क्रिटिकल है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको हमको ऐड करना है। और जो लेस इंपॉर्टेंट है, यू नो, वी कैन इस प्रॉब्लम से थोड़ा निकल जाते हैं, देन वी कैन गो फॉर इट। सो वो एक मिक्सचर चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। सो रैशनलाइज करना है। एंड थर्ड इज, जो मैंने पहले बताया था, द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन टैकलिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। वहां गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड है, लेकिन वहां भी गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं न्यू मार्केट्स, ईज द प्रोसीडियर फॉर एक्सपोर्टर्स। एक हमारी स्कीम है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हम वो कर सकते हैं। हम नए मार्केट्स क्रिएट कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, ताकि बाहर से कंट्रीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि क्लियरेंसेस बड़ी इजीली मिल जाती है। अगर क्लियरेंस सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, देन दे वुड बी लाइक नहीं, इंडिया से बेटर है, कहीं और कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो टू अ डिफरेंट कंट्री। यहाँ पे तो लाइसेंस लेना ही बहुत इशू है। नो, वी डोंट वांट दैट। वी हैव टू क्रिएट इजीली अवेलेबिलिटी of clearances for the international companies, organization, MNCs, ताकि वो यहाँ पे आके काम करें। We can boost domestic production of goods and services under PLI, we already discussed, ठीक है। So ये 3 से 4 स्टेप्स है जिससे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। So ये टॉपिक सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. वेरी गुड, फाइन। सो आप एक काम कर सकते हो आप लोग, दैट टुमारो ऑल ऑफ यू आर कमिंग फॉर द क्लासेस। Yes, ma'am. फाइन, ठीक है। तो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम के ऊपर गिव मी सम पॉइंट्स, ठीक है। 250 वर्ड्स आप लोग सब लिख के लाना। अगर जैसे मैंने समझाया उस तरीके से अगर एरो डायग्राम वगैरह करके लिखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, so that I get an idea how much all of you have understood. Fine. So with this we would end this today's discussion. We'll not be taking any more time because you have classes tomorrow, right? So with this I'll take your leave. So see you guys tomorrow. और पूजा, आप लोग जो भी आप लोग के कुछ डाउट्स रह गए हैं, we'll take tomorrow in the class. ठीक है, चलो, thank you all of you. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am.